हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कटिंग एज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब अगर इस एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए, चाहे वो जेई मेन का ले लो या फिर आप जेई एडवांस का ले लो, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर पीवाईक्यूज़ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जेई मेन में और एडवांस में इसी चैप्टर से मिलेंगे। मतलब होता क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत सारे जो पीछे के रिएक्शंस हैं अल्कोहल के या हेलोल्केन्स हेलोरीन्स के या इवन हाइड्रोकार्बन के, वो सब यहाँ पर यूज़ होने लगते हैं। और मतलब एक लंबा सपोज सीक्वेंशियल टाइप का रिएक्शन चल रहा है जहाँ पर 2 या 3 रिएक्शंस हो गए पिछले चैप्टर के और इस चैप्टर का भी 1 या 2 रिएक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो जनरली यहाँ पर मल्टी स्टेप सिंथेसिस होने लगती है। जेई मेन में फिर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आता ज़रूर है। एडवांस के अंदर चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होने भी लग जाती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका अगर देखा जाए तो 2 या 3 रिएक्शंस हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए, जिनमें से एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और उसके अंदर भी एल्डोल कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस और कैनिज़ारो। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी शिफ्ट के अंदर ज़रूर दिख जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेमिंग का है मेसिटाइल ऑक्साइड इज अ कॉमन नेम ऑफ। एक्चुअली क्वेश्चन तो खैर आईयूपीएसी नेमिंग का है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेसिटाइल ऑक्साइड आया है तो वो हम इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि मेसिटाइल ऑक्साइड जो बनता है वो जब हम प्रोपेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं वो तब बनता है। तो अगर हम एसीटोन का या प्रोपेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन करवाएं तो क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, बेस यहां से इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है, कॉन्जुगेट बेस बनेगा और वो कॉन्जुगेट बेस एक दूसरे कीटोन के ऊपर अटैक करेगा। यहां से कार्बन एटम इस जगह पर अटैक करेगा। तो इस अटैक के बाद और कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा ये। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड कंडेंसेशन, कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हमें ये कंपाउंड मिलेगा और यही है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल है, तो ये है अपना 4 मिथाइल पेंट 3-ene-2-one। तो ये है वो मेसिटाइल ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए बनेगा वो है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर इस जगह से ये फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये 7 कार्बन एटम की चेन है। अब इस 7 कार्बन एटम के अंदर 6th पोजीशन पर लगा हुआ है एक नाइट्रो, 6th पोजीशन पर नाइट्रो है, 3rd पोजीशन पर लगा हुआ है एक ऑक्सो, 4th पोजीशन पर लगा हुआ है एक ईन और 1st पोजीशन पर लगा हुआ है एक अल। तो आपका जो करेक्ट नेम बनेगा वो होगा 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन अल। मतलब इसमें जो आपके बेसिक रूल्स हैं आईयूपीएसी नेमिंग के वही यूज हुए हैं कि आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड हो गया और जब लिखा जाता है नाम तो लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उन सारे रूल्स को यूज करके जो करेक्ट नेम बन रहा है वो ये है जो हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेमिंग का ही है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो हमें पहले देखना होगा कि साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड क्या हुआ। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हुआ ये। अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन एटम है अगला वाला वो अल्फा होता है, ये बीटा है और ये वाला कार्बन एटम गामा है। तो हमें बोला जा रहा है गामा मिथाइल, तो इसका मतलब ये हुआ कि गामा पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो स्ट्रक्चर का वो होगा ऑप्शन 1 जो हमें यहां पर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2। तो हमें यहां पर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो हमें यह पता करना है कि इस रिएक्टेंट को मैं इनमें से किसके साथ रिएक्शन करवाऊं कि वो बेंजल्डिहाइड दे दे। तो बेंजीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ये COHCl और AlCl3 का, तो बेंजल्डिहाइड दे देगा। क्या रिएक्शन होगा जब हम CO और HCl को रिएक्शन करवाएंगे तो वो देगा फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl।
और इसको जब आप AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्रस के साथ, तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ Cl नेगेटिव हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा ये HCO पॉजिटिव, ये फॉर्माइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो अब जब ये बेंजीन के साथ ट्रीट करवाया जाएगा तो बेंजीन इसके साथ में करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और उस सब्स्टिट्यूशन के बाद, उस ओवरऑल रिएक्शन के बाद वी विल गेट बेंजल्डिहाइड, जो बोला जा रहा है। तो यानी कि जो A है, जो बेंजीन है, वो मैच करेगा R के साथ। अगला है बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल को जब हम रिएक्शन करवाते हैं HCl और SnCl2 के साथ, तो क्या रिएक्शन होता है, ये अपना बेंजाइल नाइट्राइल है, और इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं SnCl2 के साथ, तो पहले क्या होगा, SnCl2 और HCl ये रिएक्शन करके बनाएंगे SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स। अब जब ये नेसेंट हाइड्रोजन्स का एडिशन होगा इस नाइट्राइल ग्रुप के ऊपर, तो ये बनाएगा एक आइमाइन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ये। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। तो यानी कि अगर बेंजोनाइट्राइल को इस HCl और SnCl2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाया जाए तो वो दे सकता है हमें बेंजल्डिहाइड। अगला बचा बेंजोइल क्लोराइड। तो वो आपको पता है कि ये रोजनमन टाइप ऑफ रिडक्शन है, सॉरी बेंजोइल क्लोराइड को जब हम H2PD बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो बेंजल्डिहाइड देता ही है। तो यानी कि फर्स्ट मैच कर रहा है R के साथ, सेकंड मैच कर रहा है P के साथ, और थर्ड मैच कर रहा है Q के साथ। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड। तो अगर हम LiLH4 यूज करते हैं तो LiLH4 का काम है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना टिल अल्कोहल, पर हमें बनाना है इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में। तो LiLH4 नहीं हो सकता। LiLH4 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा बेंजाइल अल्कोहल, नॉट दी बेंजल्डिहाइड। KMnO4 अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपनी मैक्सिमम स्टेट में ऑलरेडी है, तो यानी कि इसके ऊपर और फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो KMnO4 भी नहीं हो सकता। NaBH4 वैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन NaBH4 यहाँ पर इसको रिड्यूस भी नहीं करेगा, क्योंकि NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन अब बचा हुआ है MnO। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये MnO खुद को लेकर जाएगा MnO2 में, खुद को तो करेगा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करवा देगा इस बेंजोइक एसिड को इनटू बेंजल्डिहाइड। तो सेलेक्टिव रिडक्शन है जहां पर MnO कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू एल्डिहाइड। तो इस जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से बेस्ट ऑप्शन है MnO, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है which of the following reactions does not represent correct combination of substrate and product under the given conditions। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो रिएक्शन दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। तो जब हम इस बेंजोइल क्लोराइड्स का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है लास्ट में एल्डिहाइड मिलता है, तो यानी कि ये रिएक्शन तो हमें दिया हुआ है सही। दूसरा है अगर हम किसी भी साइनाइड को डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाते हैं, डाइबल H हो जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसका काम भी वही है कि अगर अपने पास में कोई साइनाइड है या कोई एस्टर है तो इनको रिड्यूस करना है टिल एल्डिहाइडिक स्टेट तक। तो यानी कि ये रिएक्शन भी हमें दिया हुआ है सही, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अगला ये एस्टर है, तो एस्टर में इन्होंने एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल ट्वाइस करके लिख दिया, तो ये है डाइबल H ही, तो बस इन्होंने उसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो कोई भी एस्टर हो, कोई भी साइनाइड हो, अगर उसको डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो जो एंड प्रोडक्ट है विदाउट डिस्टर्बिंग जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, नॉर्मल लेवल पर सिर्फ जो एस्टर है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये रिएक्शन भी सही दिया हुआ है। अब आ जाता है Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें पता है कि Na2Cr2O7 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका एंड प्रोडक्ट अगर कोई अल्कोहल है तो वह अल्कोहल्स जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक, वो एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगा। तो यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट है वो CHO की जगह पर होना चाहिए था COOH, तब तो रिएक्शन ठीक होता।
अभी उन्होंने एल्डिहाइड पर रोक दिया है, तो ये रिएक्शन ठीक नहीं है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, तो जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा वो होगा आंसर ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन टू बेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली कैरिड आउट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब टॉलीन को रिएक्शन करवाया जाता है विद CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, और फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड होता है। इटार्ड रिएक्शन वगैरह जहां पर दिए हुए वहीं पर एक ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके बारे में कोई हमसे कभी भी ना तो कोई रिएजेंट ना तो कोई सबस्ट्रेट कोई भी चीज छेड़छाड़ नहीं करी जाती है। जैसा है कि टॉलीन के साथ अगर हमने क्रोमिक एसिड या CrO3 और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो बेंजल्डिहाइड ही होता है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो करेक्ट बन रहा है वो है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है थोड़ा सा मैकेनिज्म टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक्चुअल में हमें दो तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए हुए हैं, दो तरह के, एक ये है और एक ये है। दोनों के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है और एल्डोल रिएक्शन करवाया जा सकता है। दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब हमें यहां पर यह देखना होगा कि इन दोनों में से किसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट हो सकता है। तो जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट हो सकता है उसका जो दूसरा जो बचा हुआ रिएक्टेंट होगा वहां से हमको अल्फा हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो फास्ट होता है उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जिनमें से एक फैक्टर है कि अगर जो एल्डिहाइड्स होते हैं तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो फास्टर रिएक्शन शो करते हैं बिकॉज दे आर लेस हिंडर्ड। तो एल्डिहाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को ज्यादा फास्ट करवाया जा सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से ये तो है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। तो इसके इस कार्बन एटम के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होना चाहिए। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस और फास्टर विल टेक प्लेस एज कंपेयर टू दिस एसिटोफिनोन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, जो कॉन्जुगेट बेस बनाना है, वो कॉन्जुगेट बेस बनाना होगा हमें इस वाले मॉलिक्यूल का। तो जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है ये OH माइनस निकालेगा इस हाइड्रोजन को और ये प्रोड्यूस करेगा ये इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट अटैक करेगा इस इथेनॉल के ऊपर, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहां से मिला PHCOCH2 CHO नेगेटिव CH3 और उसके बाद जब वर्कअप हो जाएगा, जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट ये PHCOCH2 CHOH CH3। तो जो एंड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का होगा वो ये। तो हम देख लेते हैं हमें कहां दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन 4 के अंदर। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 4। हमने क्या करवाया है, यहां से इस हाइड्रोजन को निकाल कर अटैक करवाया इस जगह पर, उस जिसमें हमने लॉजिक ये यूज करा है कि एल्डिहाइड्स के ऊपर एज कंपेयर टू कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनिजारो का, जिसमें हमारे पास दोनों ही ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये दोनों के दोनों ग्रुप ही कैपेबल हैं फॉर शोइंग कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन यहां पर भी हमें सेम वही लॉजिक अप्लाई करना है। एक्चुअल में कैनिजारो के अंदर भी यही होता है कि ये जो CO ग्रुप है इसके ऊपर जो एल्कली है वो अटैक करता है। तो यानी कि पहला जो स्टेप है इसके अंदर भी वो भी वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फिर से वही सेम लॉजिक अप्लाई करना है कि कहां पर पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। तो एक हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड और एक हमारे पास में है बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास इस तरफ दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन है और बेंजल्डिहाइड के केस में एक तरफ हाइड्रोजन है तो एक तरफ बेंजीन है। तो लेस हिंडर्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन ग्रुप एज कंपेयर टू बेंजीन। तो यानी कि जिस चीज के ऊपर ज्यादा फास्टर अटैक हो सकता है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक्चुअल में क्या होगा कि OH नेगेटिव अटैक करेगा ओवर दिस CO और ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है।
अब इस इंटरमीडिएट के बनने के बाद क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम होता है तो यहां से O नेगेटिव, ये जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इंसर्ट होता है कार्बन एटम के ऊपर और यहां से हाइड्राइड, ये हाइड्राइड बाहर निकलता है और ये हाइड्राइड अटैक करता है दूसरे किसी मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहां पर जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो है ये बेंजल्डिहाइड। तो अब यहां से हाइड्राइड आया और वो अटैक करेगा इस बेंजल्डिहाइड के ऊपर विद द डिसोसिएशन दिस पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड के साथ साथ जब डिसोसिएट हो, ये पूरा एक सिंगल स्टेप में जाता है, कंसर्टेड है, सारा कुछ एक साथ ही हो रहा होता है। तो ये है PHCO OH और यहां से बाहर निकल गया है CH2O नेगेटिव और PH। अब हमें यह पता है कि इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेट करेगा विद C डबल बॉन्ड O। तो ये O नेगेटिव यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा और प्रोड्यूस करेगा ये HCOO नेगेटिव और इधर से मिला PHCH2OH। तो हमें ये दिख रहा है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका तो हुआ है ऑक्सीडेशन और जो बेंजल्डिहाइड है उसका हुआ है रिडक्शन। एक्चुअली कैनिज़ारो जो रिएक्शन होता है उसको अगर हम सिंगल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया होता तो मैं डिस्प्रपोर्शन कह रहा होता, या फिर बेंजल्डिहाइड के साथ करवाया गया होता तो मैं उसको भी डिस्प्रपोर्शन कह रहा होता, क्योंकि वहां पर साइमल्टेनियसली एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गया और एक मॉलिक्यूल रिडक्शन हो रहा होता, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक अल्कोहल बन गया है। तो अगर हमने बेंजल्डिहाइड लिया होता तो हमको मिलता एक बेंजोएट आयन और एक बेंजाइल अल्कोहल, तो यहाँ भी डिस्प्रपोर्शन होता। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड अकेला लिया होता तो हमें मिलता एक फॉर्मेट आयन अलॉन्ग विद मिथेनॉल, तो वो भी एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन ही कहलाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको डिस्प्रपोर्शन नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हुआ है और एक किसी और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, एक छोटा सा अगर हम एक ट्रिक बनाए तो वो ट्रिक ये है कि जिसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करता है फाइनली उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसका रिडक्शन हो रहा होता है। तो हमें यहां से मिलेगा एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म अ स्टेबल आयन। तो जरा इसको देख लेते हैं कि जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा रहे होते हैं सोडियम बायसल्फाइड का, तो क्या वहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है या नहीं। इन्होंने यही बोला इन्वॉल्व्स प्रोटॉन ट्रांसफर। तो जो सोडियम बायसल्फाइड है वो है NaHSO3। जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अटैक करवाएंगे इस सोडियम बायसल्फाइड का, तो एक्चुअल में सोडियम बायसल्फाइड का स्ट्रक्चर है ये है सोडियम बायसल्फाइड। इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो होता है ये सल्फर। सल्फर के पास लोन पेयर है और वो अटैक करता है इस CO के ऊपर। तो इधर से आया CO नेगेटिव HS OH डबल बॉन्ड O और ONA पॉजिटिव, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जब सल्फर यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सल्फर के ऊपर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप ऑफ चीज बनी है तो सल्फर के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब हमें यह दिख रहा है कि इस O नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर होगा, क्योंकि जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस करके C डबल बॉन्ड इस S डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करके ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये O नेगेटिव इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा और बना लेगा RCHOH और यहां से आ गया S डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ONA और सल्फर पर यहां पर फॉर्मल चार्ज +1 का। तो ये स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें आपको दिख रहा होगा टू मेक स्टेबल नेगेटिव चार्ज, उस एनायन को स्टेबल करने के लिए ऑटोमेटिकली एक ऑक्सीजन एटम से दूसरे ऑक्सीजन एटम के ऊपर इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है ये स्टेटमेंट 1 तो है सही। स्टेटमेंट 2 है द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड और अ कीटोन यील्ड्स अमाइन एज फाइनल प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर HCN का अटैक करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो बनता है RCOH
यहां पर मैंने एल्डिहाइड लिया है तो H ले रहा हूं और ये CN, तो ये बन रहा है। तो इन जो मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर एक ही कार्बन एटम के ऊपर OH और CN लगे हुए हों, उनको साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि वहां पर अमाइन बनेगा, तो अमाइन नहीं बनेगा, वहां पर बनेगा साइनोहाइड्रिन। तो स्टेटमेंट 1 तो सही था मगर स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसके चलते जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है सिलेक्टिव रिडक्शन का क्वेश्चन है। द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के फंक्शन ग्रुप्स हैं हमारे पास और ये जो रिएजेंट्स हमें दिए हुए हैं इनका क्या काम है। तो LiAlH4 है, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने हमें दिए हुए हैं इनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका काम होता है ऑलमोस्ट सभी को रिड्यूस करना, चाहे वो कोई एस्टर हो, चाहे वो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो कोई नाइट्रो ग्रुप हो, चाहे वो ये साइनाइड ग्रुप्स हो, चाहे वो अमाइड हो, कोई भी हो, ये सबको रिड्यूस करता है। तो अगर हम इस अमाइड के साथ देखेंगे तो ये अमाइड नहीं, एक्चुअली देख लेते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है हमसे। तो इन्होंने हमसे ये पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोक्सिलिक है वो रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं वो रहे एज इट इज। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सबको रिड्यूस करवा देगा, मतलब इसको तो करवाएगा ही करवाएगा, इसको अमाइन में कन्वर्ट करवा देगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देगा और इनको अमाइन में कन्वर्ट करवा देगा। तो इसीलिए LiLH4 तो हो नहीं सकता। NaBH4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ना तो वो अमाइड को छेड़ेगा ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को छेड़ेगा, सिर्फ ये जो कीटोन है उसको अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, जो कि हमसे बोला नहीं जा रहा। तो इसीलिए NaBH4 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है H2PD। तो H2PD भी ठीक ठाक मतलब माना जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो ये जो अमाइड है, ये साइनाइड है, इन साइनाइड्स को भी छेड़कर प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा, वो जो कीटोन है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और हमसे बोला जा रहा है कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए जो ऑप्शन 3 है वो भी नहीं हो सकता। अब बचता है B2H6। तो B2H6 आप बच्चों ध्यान रखना कि सिलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनको रिड्यूस करता है, वो भी टिल अल्कोहल। मतलब सेलेक्टिव रिडक्शन की बात आए कहीं पर और आपको लग रहा हो कि सिर्फ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करवाना है, सिर्फ उसी के साथ रिएक्शन करवाना है, बाकी कोई और पार्टिसिपेट ना करे, तो उसमें बेस्ट रिएजेंट है B2H6। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बन सकता है इन चारों ऑप्शंस में से वो है B2H6, जो कि सिलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही रिड्यूस करवाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के एक्चुअली प्रिपरेशंस ना बहुत सारे हैं, तो आपने देखा होगा 2-3 क्वेश्चंस और उनमें भी हर एक में अलग अलग रिएक्शंस ऐसे करके पूछा जा रहा है। तो आप कम से कम जो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशंस हैं वो सारी के सारे देख लेना, चाहे वो क्लोरिनेशन के बाद करवा रखी हो, चाहे वो इटार्ड रिएक्शन से हो, चाहे वो गटरमैन कोच रिएक्शन हो, कोई से भी रिएक्शंस, अगर रोजनमंड है, स्टीफन है, जो भी हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस आप कम से कम एक बार देख लीजिएगा। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है वो है ये कि अगर हम बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड में। बेंजोइक एसिड है, इसको रिएक्शन करवाया विद SOCl2 तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको बेंजोइल क्लोराइड में, और इसके बाद अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट तो ये बना देगा PHCHO। तो यानी कि पहले रिएक्शन से तो हमको बेंजल्डिहाइड मिल सकता है। दूसरा जो रिएक्शन है ये क्या है, एस्टर। तो एस्टर के साथ जब NaBH4 का रिएक्शन करवाया जाता है तो मानकर चलिए रिएक्शन होता ही नहीं है, तो यानी कि यहां पर NaBH4 के साथ ही रिएक्शन नहीं होगा, और PCC का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल्स को, प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स तक, सेकेंडरी अल्कोहल्स को कीटोन तक। तो फिलहाल वो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ ऐसा बन नहीं सकता क्योंकि वो अल्कोहल है नहीं, तो ऑप्शन जो C है ये कटा हुआ है, ये हो नहीं सकता। आते हैं ऑप्शन C पर। तो ऑप्शन C है, जब हम इसको CrO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये जो CH2OH है मतलब ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो कहां तक जाएगा, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो इस जगह पर का जो प्रोडक्ट है वो होगा आपका बेंजोइक एसिड।
हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचता है ये CrO3 और एसिडिक एनहाइड्राइड वाला, ये फिर से रिटार्ड रिएक्शन। तो जब टॉलीन को, अभी हम दूसरी बार कर रहे हैं इसी सेम रिएक्शन को, टॉलीन को जब इस सेट ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट है वो बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो इसमें से A सही है और इसमें D सही है, तो A और D जो सही है वो दिए हुए हैं ऑप्शन 3 के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है Given below are two statements. Statement type of question है। Statement 1 है the esterification of carboxylic acid with an alcohol is a nucleophilic acyl substitution reaction। तो जरा एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एस्टरिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म है। तो जब अपने पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और रिएक्शन करवाते हैं हम इसका एसिडिक मीडियम के अंदर, तो सबसे पहले ये H+ अटैक करता है इस CO के ऊपर, ये बनाएगा ये इंटरमीडिएट। अब इसके बाद जो बचा हुआ दूसरा कोई अल्कोहल यूनिट होता है वो अटैक करता है इस कार्बन एटम के ऊपर और फिर ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो जहां से मिला अपने को RCOH OH ORH और O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब एक कार्बन एटम के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वहां से एक वाटर कंडेंस आउट होगा और इस O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने का यहां से H पॉजिटिव निकलेगा। मैं एक साथ लिख देता हूं, तो यहां से जो प्रोडक्ट है वो अपने को मिलेगा RCOOR प्लस वाटर और एक H+ और बाहर निकलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पर ये जो एसाइल ग्रुप है ये इस अल्कोहल के साथ सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है उसको कहा जा सकता है कि दैट दिस इज करेक्ट, कि जिस समय पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो है सही। स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जाहिर सी बात है कि जिस समय पर जहां पर इस ये R जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना ज्यादा होगा, ये R जितना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ही ज्यादा इस कार्बन सेंटर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा इस कार्बन सेंटर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इस ऑक्सीजन का ऊपर अटैक करना होगा। तो यानी कि अगर हम इस रिएक्शन का रेट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस कार्बन सेंटर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाएगा कौन? वो बढ़ाएगा R। तो R जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो इन्होंने यही कहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो यानी कि इस बार जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये द डिक्रीजिंग रेट ऑफ ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स। तो इस बार रिवर्स है। इस बार ऐसा है कि हमें एस्टर दे दिया है और उसको हम हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हैं अंडर अल्कलाइन मीडियम। तो जरा देखना होगा कि अल्कलाइन मीडियम के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होगा। तो है क्या? ये है अपना एस्टर, और अल्कलाइन मीडियम के अंदर इस O को अटैक करना होता है इस कार्बन एटम के ऊपर, और फिर वो पाई बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद में वो OR नेगेटिव लीव करता है। लेकिन पहला जो स्टेप है वो ये है कि OH नेगेटिव का इस कार्बन सेंटर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना। जितना ज्यादा यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ईज ऑफ OH नेगेटिव होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट फास्ट हो जाएगा। अब यहां पर इस कार्बन सेंटर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने वाला जो काम है वो इस R का है। ये R जितना ज्यादा -I -R या -M लगा सकता है उतना ही ज्यादा इस कार्बोनिल सेंटर के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं जरा जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स हैं वो उनका क्या क्या इंपैक्ट है। तो ये तो नॉर्मल है ना, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप है एडिशनल जो +R लगाए या +M लगाए या -I लगाए। ये Cl है, इसका काम है डोमिनेटिंगली ये -I बिहेव करवाता है, या जो इफेक्ट है इसका वो -I और +R है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा? -I। तो -I है, तो यानी कि एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ तो जाएगा। अगला है NO2, तो NO2 का इंपैक्ट है -I और -R, तो यहां भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ तो जाएगा, लेकिन NO2 और ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव, क्योंकि NO2 का -I ही खुद क्लोरीन के -I से ज्यादा होता है और -R तो वो एडिशनल लगा ही रहा है। तो यानी कि इधर का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो नाइट्रो वाला ग्रुप है उसके अंदर जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का रेट होगा वो क्लोरो वाले से ज्यादा होगा। और इधर मिथॉक्सी है, ये मिथॉक्सी का क्या काम है? मिथॉक्सी का काम है -I बट +R लगाना,
और प्लस R जो होगा वो डोमिनेटिंगली काम कर रहा होगा। तो यानी कि इसके केस में जो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज कर चुका होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में देखा जाए तो फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, इवन इन चारों में देखा जाए तो मैक्सिमम होगा थर्ड का और मिनिमम होगा फोर्थ का। तो मैक्सिमम हो थर्ड और मिनिमम हो फोर्थ, उसका मिला लेते हैं। थर्ड के बाद आएगा सेकंड, के बाद आएगा फर्स्ट और के बाद आएगा फोर्थ। तो इधर का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर हमें वाटर का इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है और फिर देखना है कि कौन सा स्टेबल कंपाउंड बन सकता है। तो हाइड्रेट्स बनाने हमें किसके, किसी कीटोन के। तो जो सेंटर वाला कार्बन एटम है इसके ऊपर अगर वाटर अटैक करता है तो दो एडवांटेज हैं। पहली बात तो यहां जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो इन दोनों डबल बॉन्ड O से कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों का माइनस आई इसके ऊपर लग रहा होगा। दूसरा फैक्ट ये कि जब वाटर अटैक कर लेगा, जब हाइड्रेट बन जाएगा तो वो हाइड्रेट भी ज्यादा स्टेबल है। यानी कि थर्मोडायनेमिकली जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो भी हमें इसी केस में देखने को मिल रहा है। वो क्यों स्टेबल ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब वो इस सेंटर वाले ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो यानी कि जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल है और जिस कार्बन सेंटर के ऊपर हम अटैक करवा रहे हैं वहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट भी वहीं पर फास्ट होगा और दूसरा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी स्टेबल ज्यादा बन रहा है। तो इन दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके जो करेक्ट आंसर बन सकता है वो है ऑप्शन 1, क्योंकि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे इसके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यील्ड प्रोपेनोइक एसिड। तो जरा देख लेते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड इनमें से कौन नहीं बना सकता। तो अगर आप ऑप्शन 2 को देखते हैं तो ऑप्शन 2 ये जो OI नेगेटिव और H3O पॉजिटिव दिया हुआ है आयोडोफॉर्म का रिएक्शन है। तो आपको पता होगा कि ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और आयोडोफॉर्म के बाद होता क्या है, ये जो ब्यूटेन 2 ओन है ये जब इस OI नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये जो CH3 है ये बाहर निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ आयोडोफॉर्म और ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर CHI3 बन जाएगा। तो हमें बेसिकली प्रोपेनिक एसिड ही बनाना था और वो बन रहा है। ऑप्शन 3 चेक कर लेता हूं। ऑप्शन 3 के अंदर है अपने पास 3 कार्बन एटम तो ऑलरेडी हैं और जब इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये बनाएगा इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बन जाएगा ये वो जो ब्रोमो प्रोपेन है जब वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 कार्बन एटम वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, जिसको आगे फर्दर रिएक्शन करवा रखा है CO2 के साथ। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा CO2 के ऊपर और ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये जो O नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। तो अपने को मिल जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। और पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है प्रोपेनोइक एसिड। तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन 3 है यही प्रोपेनोइक एसिड नहीं दे पाएगा। ये एक ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, तो जब इसका 3 बार OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा तो हमें मिल जाएगा CCC और 3 OH लगे हुए होंगे। जब एक कार्बन एटम के ऊपर आपको पता है 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसमें से एक वाटर कंडेंस आउट हो जाएगा तो ये बनाएगा CCOOH। तो यानी कि इधर से भी प्रोपेनिक एसिड मिल जाएगा। तो जो एक ऑप्शन है जो प्रोपेनिक एसिड नहीं दे पा रहा है वो है ऑप्शन 3। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद C8H8O followed by hydrolysis gives compound A which reacts instantly with Lucas reagent। तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है अगर कोई चीज ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कर पा रहा है इंस्टेंटली तो वो कोई ऐसा अल्कोहल होगा जिसके थ्रू एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन पाता हो, यानी कि टर्शियरी टाइप का होगा या एलाइलिक या बेंजाइलिक होगा। तो फिलहाल जो हमें दिया हुआ है C8H8O, इसका एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है जहां से एक स्टेबल टर्शियरी अल्कोहल मिल सकता है। C8H8O, इस पर अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा होता तो ये बनाएगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस मैं एक साथ ही करवा दे रहा हूं, CH3 और यहां पर लग जाएगा इथाइल।
अब जब इसको आप ल्यूकास रिएजेंट यानी कि ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो OH है यहाँ सब्स्टिट्यूट होकर Cl आ जाएगा, और यही एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि बहुत इजीली ल्यूकास रिएजेंट दे देगा। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो होना चाहिए ये, जो कि आफ्टर ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन बन पाएगा। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि कहाँ पर इंस्टेंटली बन पाएगा, तो वो बन पाएगा जब इस जगह पर OH लगा हुआ होगा, और जब यहाँ पर OH लगा हुआ होगा तो वो उसको बनाने के लिए आपको एसिटोफिनोन से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला PHCOCH3। तो एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ से ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनॉल एंड मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड in ethyl acetate was extracted initially with a saturated solution of sodium bicarbonate। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि तुरंत सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके वहाँ CO2 का एफिरेसेंस से निकाल देते हैं और खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कॉन्जुगेट बेस। तो जो इसमें सबसे पहले बाहर निकल कर आ पा रहा होगा वो होगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो जो लेयर 1 में सबसे पहले बाहर निकलेगा वो होगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ओके, अगला जो बोला जा रहा है वो है द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक फेज वाज एक्सट्रैक्टेड विद डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH के साथ जो रिएक्शन कर सकते हैं वो है फिनॉल, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है, डाइल्यूट NaOH बेसिक होगा और एनिलीन खुद बेसिक है, तो बेस और बेस का कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो फिनॉल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके खुद को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा, मेटाक्लोरोफिनॉक्साइड आयन, जो कि उसमें उस मीडियम में सॉल्युबल होगा। तो सेकेंड टाइम में जो सबसे पहले बाहर निकलेगा मेटाक्लोरोएनिलीन और मेटाक्लोरोफिनॉल में से वो होगा मेटाक्लोरोफिनॉल, क्योंकि वो एसिडिक है और NaOH बेसिक है। तो जो अगला बाहर निकलना चाहिए वो है मेटाक्लोरोफिनॉल, और जो फाइनल ऑर्गेनिक लेयर जो बच जाएगा जो C होगा वो होगा एनिलीन वाला डेरिवेटिव, तो वो है मेटाक्लोरोएनिलीन। सबसे पहले बाहर निकल गया मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, फिर बाहर निकल गया मेटाक्लोरोफिनॉल, और फिर लास्ट में जो रह जाएगा, लेफ्ट ओवर जो रह जाएगा वो होगा मेटाक्लोरोएनिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, इथाइल पेंट 4-ine-OH on reaction with Grignard reagent gives tertiary alcohol। तो जरा देख लेते हैं, इथाइल पेंट 4-ine-OH है, तो पेंट 4-ine-OH एक दो तीन चार, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड यहां आएगा, 1 2 3 और 4। ओके, तो ये है अपने पास इथाइल पेंट 4-ine-OH ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहली चीज है इसके पास में है टर्मिनल एल्काइन। तो जब हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, कोई और रिएक्शन हो या ना हो लेकिन एसिड बेस रिएक्शंस होंगे ही होंगे। तो सबसे पहला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट है, हमने रिएक्शन करवाया CH3MgBr से, तो वो CH3MgBr का पहला जो इक्विवेलेंट है वो इस हाइड्रोजन को यहां से निकालने में काम करेगा, और अगली बार जो दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं, जो 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अटैक करेंगे इस कार्बन एटम के ऊपर, तो फाइनली आपको मिलेगा तो टर्शरी अल्कोहल ही, फाइनली आफ्टर हाइड्रोलिसिस मिलेगा तो टर्शरी अल्कोहल ही। लेकिन जो अगली स्टेटमेंट पूछी गई है, इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट 4-ine-OH यूटिलाइजेस 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो 2 नहीं 3 मोल यूज होंगे, जिनमें से 2 मोल तो यूज होते हुए आपको दिख रहे हैं इस एस्टर वाले पार्ट के साथ, लेकिन 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट यूज होगा जो एसिडिक हाइड्रोजन टर्मिनल एल्काइन के पास में है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है कि टर्मिनल टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है, जहां पर 2 की जगह पर अगर 3 होता तो हमारा ठीक होता। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 तो सही बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो था ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट अमंग दी फॉलोइंग। तो हैलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकते हैं, तो हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं सारे के सारे ऐसे अल्कोहल्स
जिनके पास जिस कार्बन एटम से वो OH लगा हुआ है उसके पास एक टर्मिनल मिथाइल हो, ये सारे के सारे अल्कोहल्स हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। दूसरा, ऐसे सारे के सारे कीटोन्स जिनके पास टर्मिनल मिथाइल हो, सारे के सारे एक्टिव मिथिलिन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शंस, चाहे यहां पर एस्टर हो या ना हो, लेकिन जो टर्मिनल या जो एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स होते हैं वो दे सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन, और भी हैं कई सारे, लेकिन जितने हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करने हैं जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग कर जाएं। तो उनमें से एक ये है जहां पर टर्मिनल मिथाइल है, तो ये दे पाएगा। ये एक्टिव मिथिलिन है, ये दे पाएगा। ये टर्मिनल मिथाइल है, ये दे पाएगा। ये अल्कोहल तो है लेकिन इसके पास टर्मिनल, जैसे ये वाला अल्कोहल दे पाएगा क्योंकि इसके पास इस कार्बन एटम के साथ यहां पर टर्मिनल मिथाइल है, तो ये नहीं दे पाएगा, ये दे पाएगा। ये एक्टिव मिथिलिन तो है मगर प्रॉब्लम है कि ये जो कार्बन एटम है उसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पर 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, तब जाकर वो आइडोफॉर्म निकालेगा, लेकिन फिलहाल ये तो नहीं निकाल सकता। तो इनमें से ये नहीं देगा और इसमें से ये नहीं देगा। 1, 2, 3 और 4, ये 4 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि दे सकते हैं आइडोफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनना चाहिए वो है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो सेमी कार्बाजोन क्या हुआ? सेमी कार्बाजोन हुआ ये NH2CO NH, ये हुआ सेमी कार्बाजोन। जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसी कीटोन के साथ, इन्होंने एसीटोन बोला है तो एसीटोन के साथ ही रिएक्शन करवा लेते हैं। अंडर एसिडिक कंडीशंस रिएक्शन होता है, pH 4 से 5 के बीच चाहिए। तो जो डेरिवेटिव बनेगा वो है NHNCCH3CH3, एक वाटर कंडेंस आउट होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और ये सब कुछ करने के बाद जो प्रोडक्ट है हमें वो ये मिलेगा सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन के अंदर जो कुल मिलाकर नाइट्रोजन एटम्स हैं वो 1, 2 और 3 है। तो यानी कि जो आंसर बनना चाहिए इस क्वेश्चन का वो है 3। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बस इन्होंने, मतलब सेमी कार्बाजोन आप किसी का ही बना लो जिस रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी अपना नाइट्रोजन ना हो, लेकिन चाहे वो बेंजल्डिहाइड है, चाहे वो एसिटोफिनोन है, चाहे वो कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन है, सारे के सारे सेमी कार्बाजोन्स के अंदर जो नाइट्रोजन एटम्स होंगे वो 3 ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टॉलेंस टेस्ट फॉर एल्डिहाइड द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू टॉलेंस रिएजेंट जो सिल्वर डायमीन है पर एल्डिहाइड ग्रुप टू फॉर्म सिल्वर मिरर। ओके, तो जो रिएक्शन है वो क्या होता है कि ये जो हमारा एल्डिहाइड है, जब इसको हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक्चुअल में ये जो कार्बन एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में। बेसिक कंडीशंस में रिएक्शन होता है तो मैं वही लेकर चल रहा हूं कि कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो इस कार्बन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें +2 का चेंज आया है। इस कार्बन एटम की जो स्टेट है वो +2 से चेंज हो गई है। +2 से चेंज होने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कार्बन एटम हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन ही कौन करेगा? वो गेन करेगा वो सिल्वर डायमीन कॉम्प्लेक्स। तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो पूछा जा रहा है कि पर एल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के हिसाब से इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन बाय सिल्वर डायमीन कॉम्प्लेक्स टॉलेंस रिएजेंट। तो जो चेंज है इलेक्ट्रॉन्स का वो 2 का है, तो इसलिए आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स विद मोलर फॉर्मूला विच दिस C9H10O विच डू नॉट डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अपने को जो ऑक्सीजन है वो एक ही दिया हुआ है और बोल दिया अगर एक ही ऑक्सीजन है तो यानी कि वो कंपाउंड कोई एल्डिहाइड हो सकता है, कोई कीटोन हो सकता है, या अल्कोहल्स हो सकते हैं, ईथर हो सकता है। तो जो चीज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं हो रही है तो जो अल्कोहल्स होते हैं या जो फिनोलिक कंपाउंड्स होंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर ईथर जैसा हुआ तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो मतलब वो कम से कम अल्कोहल नहीं है, वो फिनोलिक कंपाउंड नहीं है, बाकी कोई और हो सकता है। आगे बोल दिया डू नॉट डिसॉल्व इन HCl, अब वो HCl में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। आगे है डू नॉट गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP, तो यहां से कंफर्म हो गया कि वो कोई एल्डिहाइड या कीटोन भी नहीं है। तो कुल मिलाकर रह गया है क्या? एक ईथर।
तो वो ईथर हो सकते हैं। फोर्थ दिया हुआ है ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स आइडेंटिकल कंपाउंड्स, तो वो दोनों के दोनों कंपाउंड्स आफ्टर हाइड्रोजनेशन सेम कंपाउंड दे रहे हैं। ओके, तो जो बन सकता है इसके लिए वो कोई ना कोई ईथर, और ईथर भी ऐसा जो कि दोनों के दोनों आफ्टर हाइड्रोजनेशन सेम कंपाउंड देने चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C9H10O के अकॉर्डिंग जो बन सकता है वो ये है PHCH डबल बॉन्ड CHO CH3। 9 है, 6 इसके अंदर हो गए, 7 8 और 9, ठीक है। हाइड्रोजन्स भी 5 यहां से और 5 ये 10, तो फॉर्मूला भी सेट हो रहा है। और इसके 2 कंपाउंड्स पॉसिबल होंगे क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, इन 2 पॉइंट से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस इन दोनों को लेने के बाद इन 2 सिस और ट्रांस का जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे आपको तो सेम ही कंपाउंड मिलेगा। वो सेम कंपाउंड ये होगा PHCH2 CH2O CH3। तो यानी कि इस जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं उन सारी कंडीशंस के हिसाब से ईथर होना चाहिए था। और वो जो ईथर के 2 फॉर्म्स हैं, इस वाले ईथर के 2 फॉर्म्स सिस और ट्रांस, उन्हीं को हमें लेकर चलना है। तो उसके चलते इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो होगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये C6H12O6 है, इसको हमने जाइमेज के साथ रिएक्शन करवाया। तो C6H12O6 अगर इसको जाइमेज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6 विद जाइमेज एंजाइम ये देता है इथेनॉल। तो आपको मिलेगा यहां पर इथेनॉल। तो जो A है वो तो है इथेनॉल, और इसके बाद इसमें रिएक्शन करवा दिया गया है विद NaOI। तो NaOI के साथ रिएक्शन का मतलब हो गया कि हम आयोडोफॉर्म देखना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए क्या ये इथेनॉल आयोडोफॉर्म दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल हुआ जिसमें जिस कार्बन एटम से OH बॉन्डेड है उसका मिथाइल है, तो यानी कि आयोडोफॉर्म दे देगा। अब आयोडोफॉर्म देने के बाद एक मिलेगा अपने को CHI3, और जो ये वाला कार्बन एटम है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट आयन के साथ, तो HCOONA। मैं लेबल भी कर देता हूं, ये वाला जो कार्बन एटम है वो हमें यहां मिलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन बी। तो ये हमारा बी है, बी के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, वो एक ही है। तो इसलिए जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो होगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन 131.8 kg ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड अंडरगोज टॉलेंस टेस्ट। ओके, अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है, जब इसको हम टॉलेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट लिबरेट्स, मतलब इसका 1 मोल लिबरेट्स 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। एक इसके मोल से 3 मोल अमोनिया मिलेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड कितने मोल्स हैं। तो इसके मोल्स कितने हो गए, 131.8 kg में है, तो इंटू 10⁻³ कर लेता हूं, और डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास है वो बनेगा 112 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमोनिया लिबरेट होगा वो इसका 3 गुना होगा। तो यानी कि यहां से मैं निकालूं मोल्स ऑफ अमोनिया लिबरेटेड, मोल्स ऑफ अमोनिया लिबरेटेड वो हो गया 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 3 इंटू 131.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का मोलर मास वो था 112। तो यहां से क्या निकल आए, यहां से निकल आए मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहां से निकालते हैं कि मास ऑफ अमोनिया कितना होगा। तो मास ऑफ अमोनिया कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम इसको मोलर मास से। तो अमोनिया का जो मोलर मास है वो कितना है, वो है 17। तो वो हो गया 3 इंटू 131.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 112 इंटू 17। तो ये जो है ये ओवरऑल कैलकुलेट करने पर बनता है 60,000 ग्राम के आसपास। तो यानी कि इक्विवेलेंट बनता है 60 kg के। तो इन्होंने जो हमसे पूछा है कि कितने kg ऑफ अमोनिया लिबरेट होगा और टू दी नियरेस्ट इंटीजर, तो वो जो बनेगा वो होगा 60। तो यहां तक हमने इस चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी। समराइज कर देता हूं, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के रेट को ले लिया, हमने एल्डिहाइड
के जो भी बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशंस के मैथड हैं वो सारे के सारे ले लिए हैं। एस्ट्रिफिकेशन ले लिया, कंडेंसेशन ले लिया, एल्डोल ले लिया, कैनिजारो ले लिया, जितने भी टेस्ट हो सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के वो सारे ले लिए, चाहे वो 2,4-DNP है, चाहे वो टॉलेंस है, चाहे वो आइडोफॉर्म है, चाहे वो उनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है। लास्ट क्वेश्चन था, बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पर मोल ऑफ एल्डिहाइड 3 मोल्स ऑफ अमोनिया लिबरेट होता है। अगर इतना पता है तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर यही बात नहीं पता थी तो ये नहीं हो पाता। तो ऑलमोस्ट ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, हम होप करते हैं दे विल हेल्प यू टू समराइज दिस चैप्टर कंप्लीटली। तो यही हमारी उम्मीद है, यही हम चाहते हैं। सो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।